गुड इवनिंग सभी को। आगाज इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है एग्जाम की प्रिपरेशन का। ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में अब। तो देखते हैं आपकी तैयारी को टेस्ट करते हैं। देखें आपने मध्य प्रदेश का इतिहास जो पढ़ा है अब तक, तो उस मध्य प्रदेश के इतिहास में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। और आपने जो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा है, तो देखें आप हमारे 100 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और इन 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। बड़े बेसिक से प्रश्न है ना, ऐसे आलतू फालतू प्रश्न बिल्कुल नहीं है। बड़े ही शानदार प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने लायक है, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो पीएससी का कल्चर है प्रश्न पूछने का, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न हैं। और देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। इस तैयारी को हम आज की इस क्लास में टेस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब क्विज को स्टार्ट करने से पहले आप सारे रूल्स सुन लीजिए। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए। तो आपको 5 सेकंड में चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, और ऑप्शंस को पढ़कर आपके हिसाब से इसका जो उत्तर होना चाहिए वो आपको मन में सोच लेना है। उसके बाद मैं इसका सही उत्तर आपको बताऊंगा, तो फिर आपको अपने सोचे गए उत्तर को सही उत्तर से मिलाना है। अगर आपका उत्तर सही होता है, आप सही हैं तो अच्छी बात है। अगर आप गलत होते हैं तो फिर आप उस प्रश्न के सही उत्तर को जानिए और याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी पूरी मध्य प्रदेश के इतिहास की 100 क्वेश्चंस की पूरी श्रृंखला रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए छोटा छोटा बनाओ। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी पूरी 100 प्रश्नों की श्रृंखला है ना, तो इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से टोटल इसके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, मतलब एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास का। जो हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है आपकी मध्य प्रदेश के इतिहास की। और अगर इस पूरी सीरीज में अगर आप 100 में से 90 नंबर लेकर आ जाते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आप इतिहास में बहुत अच्छा कर चुके हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी इतिहास में, और अब आप जो है ना अपनी तैयारी से संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ मैं अब संतुष्ट हूं, मैंने इतिहास में सब कुछ पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से निएंडरथाल प्रजाति के मानव का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, निएंडरथाल प्रजाति के मानव का अवशेष मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है। चलिए जल्दी से सोचिए, आपका टाइम जो है वो शुरू होता है। 5 सेकंड का समय है, फटाफट चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका कौन सा आंसर सही होगा। हथनोरा, भीमबेटका, आदमगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो सही होना चाहिए, हथनोरा। चेक करते हैं अपने आंसर को, क्या हथनोरा सही है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर जो सही हुआ वो कौन सा हुआ, हथनोरा। हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। हथनोरा जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हथनोरा जहां पर मानव कंकाल की खोज हुई, और वो भी ऐसा मानव कंकाल जो भारत में खोजे गए समस्त मानव कंकालों में सबसे प्राचीन है। नर्मदा के तट पर खोजा गया, जिस कारण उस मानव कंकाल को नर्मदा मानव नाम दिया गया है ना। वो एक फीमेल कंकाल था, एक महिला का कंकाल था, जिसे हमारे पुरातत्व शास्त्रियों ने नर्मदा मानव नाम दिया। इसी कारण हम भारत में पढ़ते भी है ना कि भारत में मनुष्य के सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं, तो नर्मदा नदी के तट पर। तो ये इसी हथनोरा में हमें प्राप्त होते हैं। तो हथनोरा में जो मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, तो वो निएंडरथाल प्रजाति के मानव के अवशेष हमें हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से प्रदेश के किस स्थान को विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छे से सोचना है सारे ही जवाब को, और अच्छे से इसका जवाब देना है। ठीक है, तो भीमबेटका, आदमगढ़, महेश्वर, उज्जैन, कौन सा इसका आंसर सही होगा। देखो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री तो अगर हम बात करें तो उज्जैन और महेश्वर में संभावनाएं कम है, या तो भीमबेटका या आदमगढ़ होना चाहिए। आई थिंक इसका आदमगढ़ ही होगा। हमने आदमगढ़ को क्लिक किया और आंसर को चेक किया, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर जो है वो आदमगढ़ सही है।
आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, यहाँ से सर्वप्रथम शैल चित्र खोजे गए थे। अगर कभी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न कर लेना कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज कहां पर हुई थी, आपका उत्तर होगा आदमगढ़। मनोरंजन घोष वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों को खोजा था। किस स्थान पर खोजा था, तो इसी आदमगढ़ नामक स्थान पर उन्होंने मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की थी। आदमगढ़ में बाद के सालों में यहाँ पर हमें पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर हमें जिराफ के भी अवशेष मिले हैं, यहाँ पर एक हथियारों का जखीरा प्राप्त हुआ है, छोटे छोटे माइक्रोलिथिक हथियारों का एक जखीरा भी प्राप्त हुआ है, जिस कारण इस स्थान को विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है ना। तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियारों का एक जखीरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न करे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जिसे विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहते हैं, आपका उत्तर होगा आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर है। बहुत अच्छे से याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्राचीन पुरातात्विक स्थल इंद्रगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इंद्रगढ़ किस जिले में ही स्थित है? तो जल्दी से आप सोचिए क्या उसका उत्तर होगा। आपको मैं समय दे रहा हूँ 5 सेकंड सोचने का, है ना। फटाफट आप सोच लीजिए 5 सेकंड और अपने उत्तर को दिमाग में रखिए, फिर अपने उत्तर को आप सही उत्तर से मैच कीजिएगा। ठीक है, तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल इंद्रगढ़ किस जिले में स्थित है? उज्जैन, इंदौर, देवास या मंदसौर? इसका जो सही जवाब है वो होगा मंदसौर। आइए आंसर को चेक करते हैं। बिल्कुल सही, मंदसौर जो कि पशुपतिनाथ की नगरी है, मंदसौर जो कि शिवना नदी के तट पर है, मंदसौर जहां से होकर चंबल नदी बहती है, मंदसौर जहां से होकर शिप्रा नदी बहती है, शिप्रा चंबल का संगम आपको मंदसौर में मिलेगा। मंदसौर में गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश का पहला नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो नदियों पर शुरू की गई थी हमारे प्रदेश में, तो उसकी शुरुआत आप सब जानते हैं इसी चंबल नदी अर्थात मंदसौर से हुई थी। ठीक है, तो मंदसौर के बारे में ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्न में से किस उपनिषद में विंध्य पर्वत का हमें उल्लेख मिलता है ना। देखो कौन से उपनिषद में, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें हमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो आपका जो समय स्टार्ट होता है वो फटाफट 5 सेकंड में सोचिए अपने सही उत्तर को, फिर आप फाइनल उत्तर से उसका मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो देखो स्टूडेंट, ऑप्शन जो है वो है मुंडक, कौशितिक, छांदोग्य। आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो है कौशितिक। चेक करते हैं आंसर को, बिल्कुल सही। तो कौशितिक उपनिषद में हमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। विंध्याचल पर्वत जो कि जो हमारा भोपाल, सागर, ये वाले जो पूरे जिले हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ से होकर ये पर्वत गया है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ठीक है, ये पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विस्तृत है हमारे प्रदेश में, और जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है वो है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद जो आती है वो आती है भांडेर, और उसके बाद जो श्रेणी आती है वो आती है कैमूर। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में बिहार तक इस पर्वत का विस्तार है, किसका? विंध्याचल का। और विंध्याचल पर्वत का उल्लेख जो है हमें कहां पर मिलता है? कौशितिकी उपनिषद में। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस ग्रंथ में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद और इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों में से किस में हमें रेवा नदी का उल्लेख मिलता है? आपका समय स्टार्ट होता है, आप फटाफट जल्दी से उत्तर देना है सबको। क्या इसका उत्तर सही होगा? ठीक है, कौन से ग्रंथ में हमें रेवा नदी का उल्लेख मिलता है? ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ अब, और देखते हैं इसका क्या उत्तर सही है। तो आई थिंक इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब अपने उत्तर को चेक करते हैं क्या सच में शतपथ ब्राह्मण इसका सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, मतलब वेदों के नोट्स, वेद बड़े कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने में, आसानी से आप उनको नहीं समझ सकते हो, तो वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नदी का अर्थात की नर्मदा नदी का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, ये सारे ही वेदों के बाद लिखे गए ग्रंथ है ना। ऐतरेय की बात करें, शतपथ की बात करें, ये वेदों का सरलतम रूप आपको इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने शासन किया था?
तो वो कौन सा स्थान है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, जहां पर शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने शासन किया था। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। उज्जैन, इंदौर, विदिशा और मंदसौर, जल्दी से फटाफट बताइए क्या इसका आंसर सही होगा। आपने सोच लिया होगा मन में क्या आंसर सही होगा। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए विदिशा। देखते हैं क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है विदिशा, जो कि भोपाल के पास में एक स्थित शहर है, आप सब जानते होंगे। विदिशा जो कि प्राचीन में शुंग काल के समय शुंगों की राजधानी रहा है। ठीक है, तो ये उसी विदिशा की बात हो रही है जो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने यहाँ पर शासन किया था। तो कभी भी एग्जामिनर प्रश्न करें याद रखेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, बड़ा खतरनाक प्रश्न है भैया, रावण से संबंधित है। प्रदेश के किस शहर को रावण का ससुराल माना जाता है? तो कौन सा शहर है जिसे रावण का ससुराल कहा जाता है ना? उज्जैन, इंदौर, देवास या मंदसौर? तो देखो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, तो उससे समझ में आ रहा है कि मंदसौर होना चाहिए। आपका जो समय है वो स्टार्ट होता है अब। बताइए फटाफट क्या इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, तो मंदसौर में मंदोदरी दोनों शब्द आपस में लिंक हो रहे। देखिए मंदसौर को क्लिक करते हैं, आंसर को चेक करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर सही है वो है मंदसौर। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। मंदसौर, यहाँ पर जीवाजी शुगर मिल आप सब जानते हैं, जिसकी स्थापना मंदसौर में की गई थी। ठीक है, उसके अलावा मंदसौर की यदि हम बात करें तो ये प्रमुख अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर, जिससे 1998 में अलग होकर नीमच जिला बना। ठीक है, तो मंदसौर के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखना है। स्लेट का उत्पादन होता है मंदसौर में। ठीक है, और मंदसौर मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, राजस्थान से इसकी सीमाएं टच होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इतिहास से संबंधित बड़ा खतरनाक प्रश्न है। अनुश्रुतियों के अनुसार प्रदेश के किस पर्वत पर शबरी का आश्रम स्थित था? है ना, आपने रामायण में पढ़ा होगा शबरी के बारे में। राम आए थे शबरी के आश्रम। शबरी उनके लिए रोज बेर तोड़कर लाती थी, सारे मीठे बेर चखकर, और शबरी के झूठे बेर राम ने खाए थे। ये कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। तो उसी कहानी के विषय में बात की जा रही है कि जो शबरी का आश्रम था, तो वो शबरी का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश के किस पर्वत पर स्थित था? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या मैकल? आपका समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट सोचिए और इसका उत्तर दीजिए, क्या इसका उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। देखते हैं इसका क्या उत्तर सही होगा। तो देखो स्टूडेंट, विंध्याचल उत्तर में है, सतपुड़ा दक्षिण में है। तो आई थिंक सतपुड़ा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि काफी दक्षिण में है, और राम के जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं वो एविडेंस कहीं ना कहीं उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अरावली भी नहीं हो सकता, अरावली भी पूरा मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। मैकल की बात करें तो हाँ, मैकल हो सकता है, और एक विंध्याचल हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, तो देखें हम विंध्याचल को लगाते हैं, क्या विंध्याचल सही है? आंसर को चेक करते, बिल्कुल सही है। तो विंध्याचल पर्वत पर मध्य प्रदेश में शबरी का आश्रम था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत के मगध के शासक बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? मगध का जो शासक था बिंबिसार, और जो चंड प्रद्योत था, इन दोनों की मित्रता के बारे में एक ग्रंथ हमें बताता है। वो ग्रंथ इन चारों में से कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट इसका उत्तर बताइए, क्या इसका उत्तर सही होगा? मन में सोचिए जल्दी से, क्या इसका उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं उत्तर की ओर, कौन सा सही है? तो आई थिंक इसका होना चाहिए विनय पिटक। चेक करते हैं आंसर को, क्या है सही है? तो बिल्कुल सही है, विनय पिटक इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था निम्न में से किस ग्रंथ में उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत और मगध के शासक बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की हमें जानकारी मिलती है? तो उत्तर होगा आपका विनय पिटक। मैं आपको बता देता हूं, उज्जैन के जो राजा थे चंड प्रद्योत, एक बार इनको पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग का मतलब होता है पीलिया। तो काफी उपचार करवाया परंतु कोई भी इनको रिलीफ नहीं मिला। तो मगध के जो शासक थे बिंबिसार, ये अपने राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा के लिए भेजते हैं। जीवक उज्जैन आता है और थोड़ी चालाकी से चंड प्रद्योत को कुछ घृत है ना, अर्थात घी के अंदर कुछ दवा मिलाकर चंड प्रद्योत को पिलाकर भाग जाता है। क्योंकि चंड प्रद्योत को घी से एलर्जी थी, उन्होंने पहले ही जीवक को मना कर दिया था, भैया मुझे घी मत पिलाना। तो लेकिन फिर भी जीवक जो है ना, उनको धोखे से घी पिलाकर भाग जाता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि चंड प्रद्योत का वो रोग भी धीरे धीरे दूर हो जाता है और चंड प्रद्योत एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। तो चंड प्रद्योत का उपचार किया था जीवक ने,
जीवक जो कि बिंबिसार का राज्य वैद्य था, जिसने महात्मा बुद्ध की भी सेवा की है जीवक ने, तो वही जीवक जो चंड प्रद्योत का उपचार ठीक का रोग ठीक करने आया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिंबिसार और चंड प्रद्योत के बीच में अच्छे संबंध थे, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई राजा अपने वैद्य को दूसरे राजा के दरबार में भेज रहा है, मतलब उन दोनों में मित्रता ही होगी ना, दुश्मनों के वहां कौन राजवैद्य को भेजेगा। ठीक है, तो इस जानकारी हमें विनय पिटक में मिलती है। पूरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, परंतु अभी समय नहीं है हमारे पास कि हम उस कहानी को डिस्कस करें। बड़ी मजेदार कहानी, कभी समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, कारदामक वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था? उज्जैन, इंदौर, विदिशा और मंदसौर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कारदामक वंश का विस्तार था? तो स्टूडेंट आपको जल्दी से बताना है, कारदामक वंश जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। कौन से जिले में यहाँ पर मतलब कौन से जिले में कारदामक वंश जो है वो विस्तृत था। तो आइए आपका समय स्टार्ट होता है, अब फटाफट सोचिए और देखिए इसका क्या जवाब सही हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसका क्या जवाब सही होगा। तो कारदामक वंश की बात करें तो इसका आंसर आई थिंक उज्जैन होना चाहिए। चेक करते हैं उत्तर को, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर सही है वो है उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, विक्रमादित्य की राजधानी है, शकों का भी यहाँ पर शासन रहा। ठीक है, हम उसी उज्जैन की बात कर रहे हैं जो भर्तहरि की नगरी रही है। अवंती इसका हमें प्राचीन नाम मिलता है। ठीक है, तो यह उज्जैन जो है कारदामक वंश प्रदेश इसी क्षेत्र में विस्तृत था। इस क्षेत्र में उज्जैन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका क्या उत्तर सही होगा। चलिए, विदिशा के उदयगिरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। विदिशा के उदयगिरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोहनगिरी, विक्रमगिरी, नीचे गिरी, है ना। ये नीचे मतलब वो नीचे वाला गिरना नहीं है ना, नीचे, है ना, दो मात्राएं, नीचे गिरी और उद्देश्य गिरी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपका समय स्टार्ट होता है, अब अच्छे से सोचिएगा, फटाफट सोचिएगा, 5 सेकंड का कुल समय है। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर सही होगा। मोहनगिरी, विक्रमगिरी, नीचे गिरी या उद्देश्य गिरी। तो आई थिंक इसका कोई नीचे गिरता है फिर उसका उदय होता है, तो नीचे लगा कर देखते हैं क्या सही है। बिल्कुल सही है ना, ट्रिक भी बता दी मैंने। उदय कब होता है? जब इंसान नीचे गिरता है, तो याद रखेगा, है ना, नीचे गिरी, नीचे गिरी। हालांकि बोलने में जरूर ये नीचे आपको नीचे गिरने वाला लग रहा होगा, लेकिन मात्राओं का फर्क है यहाँ पर। तो नीचे गिरी नाम से जाना जाता था उदयगिरी को प्राचीन काल में। उदयगिरी से हमें गुप्त वंश के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। विक्रमादित्य का यहाँ पर हमें एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें उदयगिरी की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। उदयगिरी जो कि विदिशा जिले में स्थित है, जो गुप्त वंश के शासक थे, है ना, उनके नाम पर इसे हम उदयगिरी के नाम से जानते हैं इस पूरे एरिया को। ठीक है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। उदयगिरी के संदर्भ में गुप्तों का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर गुप्तों ने शासन किया है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत तगड़ा प्रश्न है, पीएससी पूछ भी चुका है ना। पीएससी के भी हाल ही में कोई एग्जाम हुई थी जिसमें प्रश्न पूछा गया था, उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन सा था, है ना। संस्थापक की बात हो रही है। नागभट्ट, मिहिर भोज, जयसेन या इनमें से कोई नहीं। आई थिंक नागभट्ट सही होगा। आंसर को चेक करते बिल्कुल सही बात है, नागभट्ट प्रथम, है ना। यहाँ पर प्रथम नहीं लिखा क्योंकि नागभट्ट एक ही ऑप्शन में है, परंतु कभी प्रथम द्वितीय टाइप से ऑप्शन में तो याद रखेगा नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में प्रतिहार वंश की सत्ता को स्थापित किया था। तो उज्जैन का जो प्रतिहार शासक था, संस्थापक जो था, वो था नागभट्ट, याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। धनंजय, धनिक और पद्मगुप्त ये किस परमार शासक के दरबारी कवि थे? बड़ा खतरनाक प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। धनंजय, धनिक और पद्मगुप्त किस परमार शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन जल्दी से पढ़िए, 5 सेकंड का आपको समय है। राजा भोज, वागपति मुंज, सिंधुराज और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो राजा भोज, वागपति मुंज, सिंधुराज और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। राजा भोज, वागपति मुंज, सिंधुराज, ये तीनों ही परमार वंश के शासक रहे हैं, मतलब इन तीनों में से एक सही होगा, है ना। क्योंकि तीनों की तीनों परमार वंश के शासक थे, हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मान लो विद्याधर होता कोई ऑप्शन में, या ऑप्शन में परमारदिदेव होता तो हम एलिमिनेट कर लेते, यार ये तो चंदेल वंश का राजा है, ये परमार शासक है नहीं, तो चलो ये तो सही हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो तीनों नाम है वो तीनों के तीनों परमार शासक रहे हैं, तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अब दिमाग मत लगाइए, मैं आपको इसका उत्तर सही बताता हूँ, आप अपने उत्तर से मिलाप कीजिएगा। और इसका जो आंसर सही है वो है वागपति मुंज। वागपति मुंज की ये तीनों ही
दरबारी कवि थे। हाँ, वाकपति मुंज के पश्चात फिर जो राजा भोज बने, तो इनमें से जो धनिक हैं, धनंजय हैं, ये बाद में उनके दरबार में भी रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से वाकपति मुंज के ही दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वंश के शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है ना? मालवा का स्वर्ण युग, मालवा शब्द कहां से आए वो भी बताऊंगा। चलिए तो बात करते हैं मालवा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, परमार, प्रतिहार, गुप्त और शक। आपका समय स्टार्ट होता है अब, 5 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर को मन में सोचिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम उत्तर की ओर। आखिर में इसका क्या उत्तर सही होगा? तो यार परमार, प्रतिहार, गुप्त और शक की बात करें तो आई थिंक परमारों के शासन काल में ही मालवाओं ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। अगर इन चारों को कंपैरिजन करें तो परमार ही होना चाहिए। आंसर को चेक करते हैं हम, बिल्कुल सही है। परमार शासकों का ही मालवा, परमार शासकों का ही शासनकाल जिसे मालवा का स्वर्ण युग कहा गया है। तो मालवा का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा परमार शासकों के शासनकाल को। अब ये मालवा शब्द कहां से आया? तो देखो मालवा शब्द का मतलब होता है मालव, मालव मतलब होता है लक्ष्मी। तो मालवा जो प्रदेश है ना, ये काफी उपजाऊ प्रदेश है, यहाँ के लोग बड़े धनवान होते थे, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे। ठीक है, क्योंकि पहले आप सब जानते हैं इनकम का एक ही सोर्स होता था, वो होता था कृषि। जिसके पास अच्छी कृषि है, जिसके खेतों में अच्छा उत्पादन होता है, वो धनवान है। ठीक है, तो मालवा की जलवायु तो भैया आप सब जानते हैं, है ना। एक चीनी यात्री आकर कहकर गया है कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। कौन था वो? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ है? हमारे मालवा की जलवायु को। ठीक है, तो जो मालवा की जलवायु, यहाँ की मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ है, जलवायु भी श्रेष्ठ है, लोग बड़े धनवान होते थे, तो ये मालव प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। मालव का मतलब होता है लक्ष्मी, है ना, मतलब धनवान। हम बोलते हैं ना किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बोलते हैं ना इसके पास बहुत ज्यादा माल है, तो ये माल शब्द मालव से ही बना है। मालव का मतलब होता है लक्ष्मी, है ना। जैसे मालदार, मालदार मतलब धनवान, मतलब पैसे वाला। तो ये माल शब्द जो है ना, ये मालव से बना है, और मालव का मतलब होता है लक्ष्मी, और इसी मालव से ये मालवा शब्द बना। और ऐसा कहा जाता है कि इस मालवा शब्द का जो सबसे पहले इसका जो उल्लेख या इसको सबसे पहले यूज किया था, वो किया था ओलिकर वंश के शासकों ने। ठीक है, ओलिकर वंश के जो शासक थे, जिनकी राजधानी मंदसौर थी, तो ओलिकर वंश के शासकों के समय या ओलिकर वंश के शासनकाल में ये मालवा शब्द अस्तित्व में आया। ठीक है, तो मालवा का स्वर्ण युग परमार वंश के काल को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु राज की विजयों का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, जल्दी से सोचिए और फटाफट बताइए कि कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें सिंधु राज की विजयों का उल्लेख किया गया है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। धारा वर्णन, शशांक चरित, रत्नमंजरी और पद्मराज। देखते हैं इसका क्या सही उत्तर होगा। आई थिंक इसका नव शशांक चरित्र होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो नव शशांक चरित्र में सिंधु राज की विजयों का वर्णन किया गया है, अच्छे से रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आप सब जानते ही होंगे इस प्रश्न को, तो क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में रिसेंटली आ जाते हैं तो बच्चों के मुंह पर भी रटा जाते हैं। तो अभी हाल ही में पूछा गया था ये 2 साल पहले प्रश्न, तो बिल्कुल आप सबको इसका आंसर अवश्य पता होगा अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फिर भी हम उसके सही उत्तर को देखते हैं, मैं आपको सोचने का समय देता हूँ, सोचिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितना आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका राजा भोज होगा। वेरी गुड, तो इसका जो आंसर सही है वो राजा भोज है। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है ना, यहाँ पर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी और महेश भी है। नाम में नारायण लग रहा है ना, कि ये सिर्फ विष्णु का मंदिर होगा, लेकिन विष्णु का नहीं, ये शिव का मंदिर है ना। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है ना, ये प्रमुख रूप से शिव का मंदिर है, और शिव के साथ यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु भी है ना। हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को हम बोलते हैं त्रिदेव। उसी प्रकार से त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, राजा भोज ने बनाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार भी किया गया मोगल राज के द्वारा। तो इसलिए इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को राजस्थान में या हम कहीं स्थानीय लोगों में ये मोकल जी के मंदिर के नाम से फेमस है ना। इसको मोकल जी का मंदिर कहा जाता है। तो कभी एग्जामिनर इनडायरेक्टली प्रश्न कर ले कि चित्तौड़ का मोकल जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो मोकल जी का मंदिर जो बनवाया था वो बनवाया था राजा भोज ने, है ना। ये मोकल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जीर्णोद्धार करवाया था मोकल राज ने, जो कि चित्तौड़ के शासक थे।
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्न में से किस अभिलेख में कच्छपाघात वंश के शासक महिपाल को सूर्य जनित कहा गया? ये वही महिपाल हैं जिसने क्या किया था, याद आया होगा आपको। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस निर्माण करता है ये, है ना, बताऊंगा आपको मैं आगे। ठीक है, तो कच्छपाघात के वंश के शासक महिपाल को सूर्य जनित, है ना, मतलब सूर्य से जन्म लेने वाला एक अभिलेख में कहा गया है। तो वो अभिलेख कहां पर है? महाकाल मंदिर में है, तेली के मंदिर में है, सास बहू के मंदिर में है, या इन तीनों में से नहीं है? आपका समय स्टार्ट होता है अब, फटाफट सोचिए तीनों चारों में से क्या सही होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं गेस भी करूंगा, अगर मुझे इसका उत्तर नहीं भी पता है तो मुझे इतना जरूर पता है कि महिपाल का संबंध सास बहू के मंदिर से है, पद्मपाल और महिपाल, है ना। महिपाल ने इस मंदिर को पूर्ण करवाया था, तो महिपाल का जो संबंध है वो सास बहू के मंदिर से है। आई थिंक इसका उत्तर सास बहू का मंदिर होना चाहिए। देखते हैं तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सास बहू का मंदिर राजा महिपाल द्वारा ही निर्मित करवाया गया, ये हमें पता चलता है। और ये कच्छपाघात वंश का शासक था महिपाल, जिसको सास बहू के मंदिर में लगे अभिलेख में सूर्य से जन्म लेने वाला या सूर्य जनित कहा, जो सूर्य से पैदा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन विजय की ओर हिरण्य गर्भ यज्ञ किया? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सोचिए क्या इसका जवाब सही होगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए अब मैं बताता हूं इसका क्या सही जवाब होगा। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन विजय के उपलक्ष्य में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया? है ना, ये और लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन विजय के उपलक्ष्य में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था? तो देखो बच्चों, इसका जो उत्तर सही होगा ना, वो दंती दुर्ग होगा। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक था जिसने उज्जैन विजय के उपलक्ष्य में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। गुहिल वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था? है ना, छोटा वंश था, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में इसका विस्तार था? तो याद रखना है आपको, गुहिल वंश का जो रिलेशन है या ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था, तो वो है मंदसौर। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, गुहिल वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था, या गुहिल वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित था, तो वो था मंदसौर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका जवाब कौन सही देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश के किस चंदेल वंशी शासक को युद्ध में हराया था? चलिए, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, समय स्टार्ट होता है अब, फटाफट सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका आंसर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका समय समाप्त हुआ। देखते हैं क्या सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश के किस चंदेल वंशी शासक को युद्ध में हराया? तो देखो, विद्याधर महमूद गजनवी के समय था। सिंधुराज की बात करें तो ये परमार वंशी शासक है। गंडदेव की बात करें तो ये तो विद्याधर से और भी पहले थे। मतलब ये तीनों नहीं हो सकते, हमें उत्तर नहीं भी पता है, फिर भी हम एलिमिनेट करके परमार्दी देव पर पहुंच सकते हैं। क्या इसका परमार्दी देव सही है? आई थिंक सही है, और परमार्दी देव इसका सही उत्तर होगा। देखो, हमें उत्तर सही नहीं पता था, फिर भी हमने क्या किया, एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाकर हम इसके सही उत्तर तक पहुंच गए। तो ये वही परमार्दी देव हैं जिनके राज दरबार में आल्हा और उदल थे। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के साथ आल्हा और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, परमार्दी देव की बात करें तो परमार्दी देव जो हैं ये चंदेल वंशी अंतिम सबसे मतलब शक्तिशाली शासक बताए जाते हैं, और परमार्दी देव जिनको परमल या परमर्दी देव आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो परमार्दी देव जो कि चंदेल वंश के शासक थे, आल्हा और उदल इन्हीं के सेनापति थे, बुंदेलखंड के शासक थे ये। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है? ना, अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा है, कौन सा अभिलेख है वो? है ना, मजेदार प्रश्न है, पढ़कर ही बिल्कुल मजा आ जाएगी यार, ये प्रश्न चाहिए हमें। तो ये प्रश्न आपको मिल चुका है, बताइए जल्दी से क्या इसका उत्तर होगा। आपने पढ़ा है इतना मध्य प्रदेश का इतिहास, तो देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे सकता है। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब, अच्छे से सोचेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए। आई थिंक इसका सही उत्तर होगा सलेया शिलालेख। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सलेया शिलालेख जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, तो बटियागढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ना, बहुत ही मजेदार प्रश्न है।
बटियागढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बटियागढ़ अभिलेख की बात करें ना स्टूडेंट, तो बटियागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला? फटाफट सोचिए और जवाब दीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, समय समाप्त हुआ। देखते हैं बटियागढ़ अभिलेख कहाँ पर है। तो आई थिंक बटियागढ़ अभिलेख जो है ना, बटियागढ़ अभिलेख जो है ये होना चाहिए दमोह में। ठीक है, देखते हैं दमोह को क्लिक करके क्या सही है। बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा दमोह, है ना। बटियागढ़ अभिलेख कहाँ है? दमोह में। देखो स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने देखा ना सलेया अभिलेख, तो ये सलेया अभिलेख भी दमोह में स्थित है ना। सलेया अभिलेख जिसमें बात की गई है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसको सार्वभौम शासक कहा है, तो सलेया अभिलेख दमोह में है। बटियागढ़ अभिलेख भी कहां पर है? दमोह में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रदेश का कौन सा शहर दिलावर खां की राजधानी था? दिलावर खां जो कि मालवा का पहला शासक था, है ना, जिसने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की थी। ये मालवा में गौरी वंश का संस्थापक था दिलावर खां गौरी, जिसका बेटा हुशंग शाह नाम आप सबने सुना होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर सही होगा? समय स्टार्ट होता है अब। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर दिलावर खां की राजधानी था? समय समाप्त। देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन मांडू और धार में होगा। मुझे पता है महेश्वर और उज्जैन आपको बताएंगे नहीं है, मांडू और धार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, मांडू को हुशंग शाह ने राजधानी बनाया था, जबकि दिलावर खां की जो राजधानी थी वो धार थी। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा। दिलावर खां की राजधानी कौन सी है? आपको उत्तर होगा धार। फिर हुशंग शाह राजा बनता है दिलावर खां के पश्चात, और वो कहा जाता है कि दिलावर खां को जहर दिया था हुशंग शाह ने, तो उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि प्रजा मेरे विरोध में आ जाए, तो वो अपनी राजधानी को ही शिफ्ट कर लेता है मांडू धार से। ठीक है, तो धार किसकी राजधानी थी? दिलावर खां की, जबकि हुशंग शाह की राजधानी थी मांडू। ठीक है, तो आप गड़बड़ मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रेवा कुंड तथा रानी रूपमती महल का निर्माण किस मालवा के शासक ने करवाया था? ठीक है, तो याद आ गया होगा आपको, आ लौट के आजा मेरे मित तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये गाना आप सबने सुना होगा, क्योंकि हमारे मालवा के ही एक शासक और उनकी प्रेमिका पर फिल्माया हुआ ये गाना है। ये पूरी पिक्चर आपने जरूर सुनी होगी, पिक्चर पूरी आपने शायद देखी होगी, नहीं तो ये गाना तो अवश्य सुना होगा। आ लौट के आजा मेरे मित तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो ये गाना जो है ना, हमारे मध्य प्रदेश के ही एक मालवा के ही शासक पर फिल्माया गया है। तो बताइए वो कौन से शासक है? आपका समय स्टार्ट होता है अब। रेवा कुंड तथा रानी रूपमती महल का निर्माण किस मालवा शासक ने करवाया था? रूपमती जिनकी प्रेमिका थी, और वो कोई और नहीं, वो बाज बहादुर हैं। बिल्कुल सही, मियां बाईजीत खां इनका ओरिजिनल नाम था। मियां बाईजीत खां जिसे अकबर की सेना ने हराया था। मियां बाईजीत खां बाज बहादुर नाम से जाना गया। रानी दुर्गावती ने भी इनको युद्ध में हराया था, और एक स्त्री के हाथों ऐसी हार हुई बाज बहादुर की कि बाज बहादुर ने युद्ध अभियानों को त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन रूपमती और शराब को समर्पित कर दिया। और अगर कोई राजा अपना जीवन अपनी प्रेमिका को और शराब को समर्पित कर देगा, तो उसका राज्य का तो विखंडन होना तय है। तो बिल्कुल यही हुआ, और अकबर ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने सेनापति को आदेश दिया, और अकबर के सेनापति ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पूरी तरह से इस क्षेत्र से भगा दिया, या फिर हम यूं कहें कि ये क्षेत्र उससे छीन लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। सारंगपुर का युद्ध जो कि बाज बहादुर और मुगल के मुगल सेनापति के बीच में हुआ था, है ना। मैंने भी कहा ना, मुगलों ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया था, है ना, तो वो सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सारंगपुर का युद्ध बाज बहादुर और किस मुगल सेनापति के बीच में हुआ था, है ना। बाज बहादुर का युद्ध किस सेनापति के साथ हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आपका समय शुरू होता है अब। चारों ऑप्शन भी आपके सामने है, आसफ खां, आदम खां, असलम खां और कैम मिर्जा बेग। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? क्या आसफ खां होना चाहिए? लगता नहीं है। आदम का होगा? बिल्कुल होगा। आदम का को चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। तो आदम का इसका सही जवाब है। आदम का मुगल सेनापति था, जो मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए मालवा पहुंचा था बाज बहादुर को हराने, और वो बाज बहादुर को हराने में कामयाब भी रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया इतिहास के। ये पूरी 100 प्रश्नों का पूरा
पूरी श्रृंखला है जिसमें हमने आज 25 प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के भी सारे ही इसके भाग लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फटाफट आपको एक साथ बाकी के 3 और भाग भी इसके दे दूं, ताकि ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वीडियो को छोटा कर रख रहे हैं, मतलब मैं अगर एक ही वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 भाग में डिवाइड किया है ताकि 25-30 मिनट का एक वीडियो बने जिसको आप आसानी से देख सको बिना इरिटेट हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले भाग में जहां पर हम अगले 25 और क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि या ये क्वेश्चन थे तो ये आपको कैसे लगे, अच्छे क्वेश्चन थे या खराब क्वेश्चन थे, या आपकी जो भी राय हो इन क्वेश्चंस को लेकर, या आप और भी कुछ चाहते हैं हमसे, सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए या इस टॉपिक पर हमको पढ़ा दीजिए या इस टॉपिक पर हमको बता दीजिए, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल द बेस्ट।